दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको नहीं दी जाती है। तो वीडियो से सीखो, वीडियो को देखने के बाद में कुछ भी बाय सेल मत करो। स्टार्ट करते हैं मार्केट की अपडेट्स के साथ में कि आज के दिन मार्केट में क्या कुछ हुआ है और भी कुछ बड़ी अपडेट्स हैं कि मार्केट को किस तरह से इम्पैक्ट कर सकती है। सीखते हैं सब कुछ, साथ में स्टॉक्स हैं, उनके कुछ अपडेट्स हैं, बड़ी न्यूज़ हैं, फंडामेंटल से सब कुछ हम देखने वाले हैं। देखो दोस्तों, आज के दिन मार्केट ने 130 पॉइंट्स की तेजी को देकर क्लोज किया है। 130 पॉइंट्स की तेजी है, तो 24,750 के आसपास की क्लोजिंग है। आधे परसेंट के उछाल के साथ में निफ्टी बंद हो चुका है। निफ्टी बैंक को देखें तो कुछ खास यहाँ पे नहीं था। मिड कैप की बात करें 380 पॉइंट्स का जंप है। स्मॉल कैप की बात करें तो 1% की तेजी है। अब देखो, ये दो कैटेगरीज अभी के समय चमक रही है और इन दोनों कैटेगरीज के स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी गिरावट भी हुई थी। आपने देखा होगा, वीडियोस के अंदर हमने डिस्कशन किए थे म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, क्योंकि उस समय म्यूचुअल फंड्स काफ़ी नीचे थे। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड के अंदर हमेशा पैसा बनता है। म्यूचुअल फंड भी स्टॉक मार्केट से ही इम्पैक्ट होते हैं। जो भी आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं वो स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट होते हैं। तो म्यूचुअल फंड भी रिस्की है, उनमें भी तेजी होगी, उनमें भी गिरावट होगी, उनमें भी तेजी होगी। तो जब भी गिरावट होती है तो इन्वेस्टर वहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि कोई चीज़ आपको सस्ते में मिल रही है, आगे चल के महंगी होने की पॉसिबिलिटी जब बढ़ जाती है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स वहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। तो अभी स्मॉल एंड मिड कैप के जो फंड्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जो मिड कैप और स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एडवांस और डिक्लाइन को भी देखें तो मैक्सिमम जो कंपनीज है उसके स्टॉक्स आज प्लस में आके बंद हो चुके हैं। आगे चलते हैं, सेक्टर्स को देखते हैं। तो आज के दिन जस्ट 2-3 सेक्टर नीचे थे, निफ्टी, ऑटो, मीडिया और सरकारी बैंक्स। अच्छा परफॉर्म किसने किया? निफ्टी रियल्टी, क्योंकि रेट कट की एक्सपेक्टेशंस है। रेट कट कल हो सकता है, कितने बीपीएस का हो सकता है, आगे कैसे कट की एक्सपेक्टेशन है, सब कुछ हम देखने वाले हैं। फार्मा को देखो 1.28% का जंप है। अब देखिए, हमने सीखा था यहाँ पे कि जब भी ऐसी कुछ न्यूज़ होती है, कोविड की जैसी न्यूज़ आती है या फिर XYZ ऐसी जो न्यूज़ होती है जिसमें बीमारियाँ बढ़ सकती है, तो फार्मा सेक्टर को फ़ायदा होता है। तो अभी के समय 1.28% की तेजी ये दिखा रहा है। आगे चलते हैं, डिफेंस को भी देख लेते हैं, क्योंकि डिफेंस अभी के समय काफ़ी एक्टिव है। अब देखो, यहाँ पे काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि डिफेंस कंपनीज के स्टॉक्स तो काफ़ी चल रहे हैं। अब काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसे हो गए जिन्होंने अभी जब ये रिबाउंड हुए थे, रिवर्सल दिखाया था, तब इन्वेस्टर्स ने ध्यान दिया होगा। काफ़ी इन्वेस्टर्स ने वहाँ पे लिया होगा। अभी होल्ड कर रहे होंगे, उनको भी प्रॉफिट होगा। अब काफ़ी इन्वेस्टर है जो फोमो कर सकते हैं। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी इन्वेस्टर को ऐसा लगेगा कि यहाँ से भी ये स्टॉक 100-200% चल सकते हैं, तो क्यों ना हम इन सभी कंपनीज के स्टॉक्स को ऑल टाइम हाई पे ले लें। अब देखो, इनमें दो कंडीशंस होती है कि पहला तो यहाँ से भी स्टॉक और ऊपर चले जाए, सेकंड कंडीशन होती है कि यहाँ से स्टॉक नीचे चले जाए। तो जो पहली कंडीशन है कि यहाँ से स्टॉक और ऊपर चल जाए, उसी के हिसाब से इन्वेस्टर खरीदेगा। दूसरी कंडीशन को वो भूल जाएगा। अब दूसरी कंडीशन अगर हो जाती है तो उसके लिए इन्वेस्टर को प्रिपेयर रहना चाहिए। अब इन्वेस्टर क्या करेगा? जैसे आज के दिन आपने देखा 2% के साथ में तेजी हो चुकी है, कल के दिन 1% के आसपास तेजी थी, परसों के दिन मोर देन 1% के साथ में तेजी थी। अपने को रीज़न पता है यहाँ पे, रीज़न क्या है? इन्वेस्टर्स ने पढ़ाई कर रखी है डिफेंस के ऊपर कि डिफेंस अभी क्यों चल रहे हैं, सब कुछ वैल्यूएशन वगैरह सब कुछ इन्वेस्टर ने देखी हुई है। तो उम्मीद होगी उसको कि एक वाला पॉइंट बनेगा, यानी स्टॉक यहाँ से और ऊपर चलेंगे। लेकिन दूसरे पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वो भी पॉइंट हो सकता है। वर्स्ट के लिए आपको प्रिपेयर रहकर चलना है। तो इन्वेस्टर क्या करता है? अपने रिस्क को कम करने के लिए स्टॉप लॉस लगाते हैं। XYZ रीज़न हम यहाँ पे लेके चलते हैं। चलो, हम इस स्टॉक को नहीं लेते हैं, हम यहाँ पे इंडेक्स को लेते हैं। 9,000 के आसपास मान लो किसी भी इन्वेस्टर ने इसको खरीदा, 9,000 के आसपास की बाइंग करी, या फिर हम एक स्टॉक को लेते हैं जो 100 रुपीज़ का है, वो स्टॉक चला गया 110। ठीक है, तो 110 चला गया, तो इन्वेस्टर मन में रखेगा कि 90 रुपीज़ अगर ये तोड़ देता है तो मैं अपने लॉसेस को लेके बुक कर लूँगा, जो 10 रुपीज़ का होगा, 10% का होगा। अब ये इन्वेस्टर की अपनी अपनी इच्छा के हिसाब से हो सकता है, उसके रिस्क के हिसाब से हो सकता है। ठीक है, मान लो 110 चला ही नहीं, 100 रुपये आप लिया इन्वेस्टर ने और वहीं से नीचे गिर गया, तो छोटा मोटा लॉसेस लेके इन्वेस्टर आउट होते हैं। अब लॉस लेने के बाद में भी क्या होता है, चीज़ें होती है। स्टॉप लॉस मान लो किसी का हिट हो गया, तो क्या होगा? स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी या तो स्टॉक नीचे जाएगा, तब तो इन्वेस्टर को खुशी होगी कि हमारा जो दाव था बिल्कुल सही चला गया, अच्छा वो हमने इसको बेच दिया। या फिर स्टॉक ऊपर जाएगा तो इन्वेस्टर को दुख होगा कि हमारा स्टॉप लॉस लग गया और उसके बाद में स्टॉक ऊपर चला गया। देखो, दोनों ही सिचुएशन की जो फीलिंग है ना, इमोशंस है, वो आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टर के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट है। मान लो किसी का स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है और वो खुश हो जाएगा, वो उसको लगेगा कि हमको मार्केट की नॉलेज है, हमको मार्केट में सब कुछ पता है। नेक्स्ट टाइम वो स्टॉप लॉस नहीं रखेगा किसी भी सेक्टर में। अगर वो स्टॉक कोई मोमेंटम चेस करने के लिए लेता है तो स्टॉप लॉस होना ही चाहिए, ऑब्वियस है।
तो स्टॉप लॉस अगर वो नेक्स्ट ट्रेड में नहीं रखेगा या नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट में नहीं रखेगा, जो कि बहुत रिस्की है, तो क्या होगा, अगर वो स्टॉप लॉस है ही नहीं और स्टॉक नीचे चला गया, तो काफ़ी सारे पैसे जो नीचे हो जाते हैं और काफ़ी टाइम बाद रिकवरी होती है। तो अगर जो भी ऐसी कंपनीज होती है इन्वेस्टर्स के लिए, जो काफ़ी स्टॉक चल चुके हैं, मिस कर दिया है, अगर उसमें इन्वेस्टर देखता है तो वो हमेशा रिस्क को मैनेज करके चलता है। बाकी किसी ने रिवर्सल्स पे, रिबाउंड्स पे देखा होगा तो उसको इतनी कुछ खास आवश्यकता नहीं होती है। तो डिफेंस अभी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए, हम यहाँ पे ब्रीफ देखते हैं मार्केट का, समरी देखते हैं कि आज के दिन क्या कुछ हुआ है, मार्केट ने आज के दिन कैसा परफॉर्म किया है। देखो, परफॉर्मेंस हम देख चुके हैं, सब कुछ ठीक था। सेंसेक्स 670 पॉइंट्स ऊपर था 12 बजे के आसपास। ये सारी अपडेट्स अगर आप देखना चाहो तो इसको ठीक है पढ़ सकते हैं। एकदम से क्या होता है, चाइना की तरफ से अपडेट आता है 12:50 के आसपास कि चाइना ने प्रॉमिस किया है कि अगर यूएस अपनी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको चेंज नहीं करता है, उसमें परिवर्तन नहीं लाता है, तो फिर हम अच्छा खासा एक्शन लेंगे यूएस के ऊपर। तो जब भी इस तरह की न्यूज़ आती है ट्रेड वॉर की कि यहाँ पे एस्केलेशन हो सकता है, चीज़ें और ख़राब हो सकती है, तो मार्केट डिप करता है। जैसे 12:50 पे आप देखोगे तो ये 12:52-55 के आसपास न्यूज़ आती है, उसके बाद में मार्केट एक डुबकी लगाता है। तो ये भी सीखना है हमको कि ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग होती है वो न्यूज़ के हिसाब से भी होती है। शॉर्ट टर्म में मार्केट अप्स एंड डाउन्स आपको दिखा देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो कंपनीज है उनकी अर्निंग्स, जो इंडिया है किस तरह से ग्रो कर रहा है, उसके हिसाब से मार्केट ग्रो करता है। तो ये पॉइंट आप इसमें यहाँ पे नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्लोजिंग कैसी होती है वो आपको पता ही है। सेंसेक्स 670 पॉइंट चला गया था, लेकिन 444 पॉइंट के आसपास से आके बंद हो चुका है। निफ्टी भी थोड़ा सा गिर के बंद हुआ है। फार्मा रिलायंस ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। साथ में अगर आप यहाँ पे नोट करोगे तो आपको पता चलेगा कि रुपीज़ स्ट्रेंथ में है, $86 के आसपास है। डॉलर गिर रहा है तो रुपीज़ स्ट्रेंथ मिलेगी रुपीज़ को। क्रूड की बात करें तो क्रूड भी कम हुआ है, $65 प्रति बैरल, तो ये भी अच्छी न्यूज़ है। तो इस वजह से मार्केट ने आज के दिन प्लस में जाके क्लोज किया है। अब देखिए, रेट कट को लेकर क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि कल तो इन्वेस्टर की जो नज़र है ना वो यहीं पे होगी रेट कट को लेकर। अब आपने देखा होगा एसबीआई की तरफ से अपडेट आया था कि 50 बीपीएस का कट होना चाहिए, जंबो रेट कट मिलेगा। और एसबीआई कोई छोटी मोटी संस्था तो है नहीं, ठीक है, तो 50 बीपीएस उसने कुछ सोच कर ही बोला होगा एसबीआई ने। तो यहाँ पे जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है वो 25 बीपीएस की है। अगर 50 के साथ में कट होता है तो मार्केट को अच्छा करना चाहिए, क्योंकि मार्केट रेट कट को अप्रिशिएट करता है, ये सब चीज़ें आपको पता ही है। तो 25 की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन दोस्तों 50 की भी अब मार्केट की एक्सपेक्टेशन होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि 25 का कट आ गया और उसके अगले जो कट है, अगली जो मीटिंग है, उसके लिए कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो मार्केट को बुरा लग सकता है। अल्टीमेटली दो टुकड़ों में 25-25 का रिडक्शन यहाँ पे होना चाहिए, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। जिसे आप देख सकते हैं कि 25 का कट होगा, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि एक और 25 का कट मिलेगा, ये हिंट मिलना चाहिए आरबीआई की तरफ से। और अगली जो मीटिंग होगी उसके अंदर ये 25 बीपीएस का कट मिलना चाहिए। तो मोटा मोटे आप बोलोगे तो 50 बीपीएस के कट के एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट 2 मीटिंग्स में। अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट को थोड़ा सा नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है। आगे चलते हैं। अब देखो, अभी ब्रोकिंग कंपनीज के जो बिजनेस है, क्लाइंट है, उनका अपडेट आना शुरू हो चुका है। आज के दिन आपने नोटिस किया होगा ब्रोकिंग कंपनीज के स्टॉक्स चले हैं। एंजल वन का भी अपडेट आया है, उसको भी आगे चल के चेकआउट करते हैं। बाकी देश के हम सेकंड लार्जेस्ट ब्रोकिंग कंपनी बोल सकते हैं, जो कुछ टाइम पहले नंबर 1 थी, ज़ीरोधा, उसका भी अपडेट आ चुका है। अब देखो, ज़ीरोधा की एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसी है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में 20% का ड्रॉप आ सकता है ब्रोकिंग बिजनेस के अंदर, यानी 20% के साथ में इनका बिजनेस डाउन जाएगा। और एक्सपेक्टेशन है 10,000 करोड़ के रेवेन्यू निकालने की। अब ये चीज़ अपन क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ज़ीरोधा का बिजनेस अगर ड्रॉप करेगा तो बाकी जो ब्रोकिंग कंपनीज है उनका भी बिजनेस ड्रॉप कर सकता है। क्योंकि ये जो एक्सपेक्टेशन है ज़ीरोधा की, इनकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम है इस वजह से नहीं है, मार्केट के अंदर एक्टिविटी ही काफ़ी कम हो चुकी है, इसकी वजह से है। जो कोविड के बाद में तेजी आई है वो बहुत बड़ी तेजी बनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी बनी है। ऐसी तेजी बहुत कम देखने को मिलती है। तो मार्केट के अंदर जो रिटेल इन्वेस्टर्स आए हैं वो वैसी तेजी को देख के आए हैं। अभी मार्केट क्या कर रहा है, स्लोली बढ़ रहा है, जैसे मार्केट को बढ़ना चाहिए। वैल्यूएशन, ये सब चीज़ें रोल प्ले करती हैं। तो इस वजह से एक्टिविटी काफ़ी कम हो चुकी है प्रीवियस कुछ सालों की एक्टिविटीज़ के कंपैरिजन में। तो ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ब्रोकिंग कंपनीज के इन्वेस्टर्स के लिए। अब देखिए, काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि ग्रो का तो आईपीओ भी आएगा कुछ टाइम में, एंजल वन भी लिस्ट हो चुका है, तो ज़ीरोधा क्या लिस्ट होगा क्या मार्केट के अंदर। देखो, यहाँ पे मैं आपको पहले भी आई थिंक बता चुका हूँ कि ज़ीरोधा को रिक्वायरमेंट नहीं है
बूटस्ट्रैप कंपनी है, किसी की फंडिंग उठाई नहीं है, खुद की कंपनी है, खुद का पैसा है, ठीक है, सब कुछ प्रॉफिट्स वगैरह सब कुछ इनके खुद के हैं। अब इनकी नेटवर्थ भी आप देखोगे तो कितनी ज़्यादा है, वो इसी वजह से है। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों मेंशन कर रखा है कि ना ही हम बैंकिंग लाइसेंस लेने वाले हैं, ना ही हम कुछ और करने वाले हैं। हमारे पास में इनफ कैश है, काफ़ी कैश है, हम कुछ भी कर सकते हैं उस पैसों का, हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कोई भी रीज़न हमको नहीं मिलता है पब्लिकली जाने का। पब्लिकली यानी स्टॉक मार्केट में आते हैं तो कंपनी पब्लिक हो जाती है, तो स्टॉक ये बेचते हैं, फिर इनको पैसे मिलते हैं। अब इनको बेचने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि प्रॉफिट इनका है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी का मार्केट कैप बढ़ रहा है, वो अलग प्रॉफिट है। साथ में जो कैश आ रहा है इनके हाथ में, ब्रोकिंग की जो कमाई हो रही है, बाकी और भी काफ़ी सारी कमाई है, वो इनके पास में खुद है, तो नहीं आना चाहिए इनको, ऐसा लग रहा है। तो ज़ीरोधा लिस्ट नहीं होगा डेफिनेटली, ये इनका भी कहना है। अब देखिए मार्केट को देख लेते हैं। मार्केट अभी 24,750 के आसपास है, ये 25 पर अटका हुआ है। देखते दोस्तों यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिवली ब्रेकआउट होता है या फिर नहीं, अभी ये रेंज मार्केट की बनी हुई है। सो अब दोस्तों आते हैं स्टॉक्स इन न्यूज़ पर कि कौन कौन सी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स में आज के दिन काफ़ी बड़े एक्शंस हो चुके हैं। सीखने के हिसाब से हम देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है स्टॉक्स आपको खरीदने हैं बेचने हैं, ठीक है, वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सो जो पहली कंपनी है इसका नाम है कोचिन शिपयार्ड। देखिए आज के दिन भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस ने किया, 13% का जंप आप इसमें नोट कर सकते हैं। मतलब डिफेंस कंपनीज के इन्वेस्टर्स की तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि बहुत बड़ी तेजी यहाँ पे बन रही है और काफ़ी अच्छे पैसे इन्वेस्टर्स के बनते हुए देखने को मिल रहा है। सो काफ़ी अच्छी तेजी, ओपन मार्केट में डाउन था, एकदम से काफ़ी बड़ी बाइंग होती है और काफ़ी हैवी वॉल्यूम के साथ में बाइंग होती है। अब देखो कल मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि वैल्यूएशन को हम कैसे देख सकते हैं, वैल्यूएशन को हम कैसे सीख सकते हैं। अब कितना इसकी वैल्यूएशन है 75। इसका जो राइवल है या फिर इसके साथ वाली जो कंपनी है उसकी भी वैल्यूएशन सेम हो चुकी है अब, तो जितना गैप बाकी था वो अभी फिल हो चुका है। अब रीज़न क्या है स्टॉक के चलने के पीछे का? रीज़न दोस्तों एक ही है कि यहाँ पे अच्छे ऑर्डर्स इसको मिल सकते हैं। अब अच्छे ऑर्डर कैसे मिल सकते हैं? क्या कुछ यहाँ पे हुआ है, क्या कुछ चेंजेस यहाँ पे हुए हैं, क्या फिर सरकार ने बोला है कि कुछ बड़े ऑर्डर्स हम यहाँ पे देने वाले हैं? ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपोर्ट करेगी ये कंपनी, हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे न्यूज़ ये आती है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस डोनाल्ड ट्रंप हम बोल सकते हैं मोटा मोटी, क्योंकि इनकी तरफ से ही ये सारी अपडेट्स जाती है, इनकी तरफ से ये ऑर्डर्स जाते हैं। नेटो मेंबर्स को बोला है कि आप अपनी डिफेंस की स्पेंडिंग को बढ़ा दो, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन अभी हम दुनिया में देख पा रहे हैं, तो डिफेंस की जो स्पेंडिंग है उसको बढ़ा दो। जितना आप पहले खर्चा करे थे उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा करो। देखो कितना खर्चा पहले लोग कर रहे थे अपनी जीडीपी का, और अभी कितना खर्चा करने के लिए ट्रंप ने बोला है उसको चेक कर लेते हैं। सीरियसली कंसीडर करने के लिए बोला है। पहले हर मेंबर जीडीपी का 2% लगाता था डिफेंस में, अब बोला है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए आपको 5% ऑफ जीडीपी डिफेंस पर, तो सीधा मोर देन डबल है ये। सो मोर देन डबल तो समझ जाओ ऑर्डर कितने आएंगे, कैसे आएंगे, और इंडिया में ऑर्डर क्यों आएंगे वो आपको आई थिंक बताने की आवश्यकता है नहीं। तो ये रीज़न है कंपनी के स्टॉक के चलने का। अब देखो यहाँ पे तो रिवर्सल्स में काफ़ी लोगों ने देखा होगा, ये चलो यहाँ से निकल चुका है। बॉटम से देखे तो 94% यानी डबल हो चुका है, जबकि इसने ऑल टाइम हाई को अभी तक ब्रेक नहीं करा है। तो डिफेंस कंपनीज के स्टॉक चलते भी ऐसे हैं, गिरते भी ऐसे हैं, और यहाँ पे देखो आप साफ आपको देखने को मिलेगा कि अभी भी ऑल टाइम हाई में गैप है। लेकिन पॉइंट ये बन जाता है कि वैल्यूएशन देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बाकी कंपनी की क्या वैल्यूएशन है। जैसे गार्डन रीच की बात करूँ तो अब इसका पी रेशो हो चुका है 75 का। सो काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि गार्डन रीच तो यहाँ पे पहुँच चुका है, ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर गया, तो इसको भी पहुँचना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये जो कंपनी, पिछली जो कंपनी हमने देखी, अगर इसको स्टॉक यहाँ तक पहुँच जाता है तो इसकी वैल्यूएशन हो सकती है 90 हो जाए, 100 हो जाए, तो ये ओवर वैल्यूड हो जाएगा। तो पॉइंट ये बनता है कि किस कंपनी के पास में कैसे ऑर्डर्स आते हैं, और ऑर्डर्स के हिसाब से इन कंपनीज को ज़्यादा कम वैल्यूएशन मिलना शुरू हो सकती है। तो जो भी इन्वेस्टर्स है ऑर्डर को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे कि कैसे ऑर्डर आते हैं, क्या होता है। अब देखो ये काफ़ी इन्वेस्टर सोच रहे हो कि डिफेंस कंपनीज को डिस्कस करें, रेलवेज को डिस्कस करें कंटिन्यूसली। देखो यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाकी कंपनीज के स्टॉक्स नहीं चलेंगे, उनके अंदर भी तेजी होगी। तो जो अभी कंपनी के स्टॉक अच्छा कर रहे हैं उनसे हम सीखें, तभी हम बाकी कंपनीज के स्टॉक्स को भी अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे और उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छे से एक्शन ले सकते हैं इन्वेस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपनी दोस्तों डेटा पैटर्न है, इसने भी अच्छा परफॉर्म किया, 6% का जंप है। यहाँ पे 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 80 का पी रेशो है, इसने भी अच्छा किया। एचएल ने भी अच्छा किया, आज के दिन 2-3% की तेजी है, 40 का पी है, तो ये थोड़ा सा कम है इसकी वैल्यूएशन बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में। बीडीएल के पास में बड़े ऑर्डर्स हैं, क्योंकि जो एक्सप्लोजिव जो धमाके होते हैं ये सब चीज़ें बीडीएल बनाता है, केमिकल सोलार
भी इनको देता है, बाकी और भी कंपनीज इंपोर्ट भी करती है, लेकिन हाँ इस वजह से इसकी जो वैल्यूशन है 131 का पी है, काफ़ी हाई पी है। सोलार की बात करें 127, क्योंकि ये जो कैटेगरी है एक्सप्लोजिव धमाके वाली, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूशन को लेके बैठी हुई है, क्योंकि इनके पास ज़्यादा काम है। कोई भी इक्विपमेंट हो, कोई भी वेपन हो, बारूद, वहाँ पे एक्सप्लोजिव जो केमिकल्स है वो यूज़ होने ही वाला है। तो इन कंपनीज़ में बहुत बड़ी तेजी है और इन कंपनीज़ की वैल्यूशन भी काफ़ी टाइट है। आप देखोगे तो यहाँ पे सोलार ने पिछले 5 साल में पैसा 18 गुना करके दिया है, और यहाँ पे गिरावट के बाद में किस तरह की तेजी मिल रही है आप इसमें नोट कर ही सकते हैं। इसके बाद में देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ 3 सेक्टर्स है जो अभी के समय बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक तो है फाइनेंशियल मार्केट, एक है डिफेंस, एक है रेलवे अभी शुरू हो चुका है। तो डिफेंस अच्छा किया आज भी, फाइनेंशियल मार्केट को भी देख लेते हैं। 4% का जंप है एंजल वन में। एंजल वन की वैल्यूशन कितनी है? 25। कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं कि सर इसकी वैल्यूशन इतनी कम क्यों है, क्या ये ग्रोथ कंपनी नहीं है क्या? देखो, कंपनी ग्रोथ है, यानी ग्रोथ कंपनी है, लेकिन वैल्यूशन कम होने के पीछे का रीज़न है कंपटीशन काफ़ी टाइट होना। कंपटीशन बहुत टाइट है, क्लाइंट एकदम से चेंज हो सकते हैं। ये बैंक तो है नहीं, बैंक की भी वैल्यूशन वैसे भी कम होती है, लेकिन स्टिल यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी हाई होता है, इसलिए इनकी जो वैल्यूशन है मार्केट कम देके चलता है। सो एंजल वन के स्टॉक ने भी सपोर्ट टू रेसिस्टेंस जाने की पूरी तैयारी की, और स्टॉक अभी 66% के साथ में ऊपर भी जा चुका है। ये डब्ल्यू पैटर्न आप देखोगे तो यहाँ पे बनना शुरू हो चुका है। देखो रीज़न क्या है, न्यूज़ क्या है, न्यूज़ को देखते हैं। न्यूज़ ये है कि कंपनी ने अपडेट दी है अपनी क्लाइंट की, जो कि मंथली क्लाइंट होता है। मई की अपडेट आपके सामने है, और जो क्लाइंट है वो बेस उसका बढ़ चुका है 40% के आसपास मई में। तो अच्छी न्यूज़ है, क्लाइंट बेस बढ़ेगा तो हो सकता है नंबर अच्छा है। अब वो कौन से क्लाइंट बड़े हैं, एफएनओ के क्लाइंट बड़े हैं, कैश के क्लाइंट बड़े हैं, वो देखना जरूरी है, क्योंकि एफएनओ में ज़्यादा इनकी कमाई होती है। तो नंबर्स देखेंगे, बाकी स्टॉक अभी अच्छा कर रहा है। CDSL, इसको तो अच्छा करना ही है। अगर एंजल वन की क्लाइंट बेस बढ़ चुकी है तो ऑब्वियस है जो भी है सब कुछ यहीं पे डिपॉजिट होगा। आप जो भी स्टॉक्स बाय करते हैं NSDL में, CDSL में आपके डिपॉजिट होते हैं। मैक्सिमम शेयर्स आपके CDSL में ही डिपॉजिट होते हैं, क्योंकि जो डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनीज होती है उनका CDSL से ज़्यादा टाई अप होता है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो बहुत बढ़िया जंप इसमें बन चुका है। मार्केट जब गिर रहा था हमने सीखा था कि जब ये मार्केट गिरता है ये कंपनीज ज़्यादा गिरती है, और मार्केट रिकवर करेगा तो ये कंपनीज रिकवर करेगी मार्केट से भी ज़्यादा। तो अल्टीमेटली कोई मार्केट पे बैट करता है तो ऐसी कंपनीज पे वो सीधा बैट कर लेता है और मार्केट से अच्छे रिटर्न यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने अभी कितनी तेजी दिखाई होगी, यहाँ पे 54% के आसपास की तेजी बन चुकी है। ठीक है, CDSL क्यों चला? Q4 के रिजल्ट तो खराब थे, मैं आपको बता चुका हूँ। फ्यूचर को देखकर CDSL अच्छा कर रहा है, और ऐसी जो कंपनीज होती है हमेशा फ्यूचर को देख के करती है, क्योंकि मार्केट प्रेजेंटली कैसा परफॉर्म कर रहा है उसको देखकर कंपनीज के स्टॉक्स चलते हैं। रेलवे कंपनीज में भी आज अच्छी तेजी, 4% के साथ में जंप रेल टेल में, और ये भी रिवर्स हो चुका है। 49 का पी है। रीज़न आपको बताइए, पिछले कुछ वीडियोस में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। देखो, मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारी कंपनीज होती है, जैसे इंडेक्स होते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। ऑप्शंस पता होने चाहिए इन्वेस्टर्स को कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग, ETF में इन्वेस्टिंग। अगर किसी को इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो 3 तरीके होते हैं। स्मॉल केसेस, ये PMS, ये सब मतलब चोरी चपाटी होती है, कुछ होता नहीं है, यहाँ पे लूटने के काम की जाते हैं, तो ये सब चीज़ें हटा देते हैं। ये 3 जो पॉइंट्स हैं या फिर 3 जो कैटेगरीज हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब डायरेक्ट स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, ETF हो गए। तो डिफेंस के ऊपर बात की थी हमने। रेलवेज में मैंने आपको कहा था कि अभी तक ऐसा कोई इंडेक्स लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही इंडेक्स लॉन्च हुआ है। मुझको आइडिया नहीं था, आपके कमेंट्स मैंने देखे, धन्यवाद जिसने भी कमेंट किए। आप देख सकते हैं इसका एक ETF है। खरीदना बेचना नहीं है, जस्ट आपको पता करना है कि मार्केट की नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए कि कौन कौन से ETF होते हैं, कैसे कैसे ETF होते हैं। तो ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे PSU ETF ये लॉन्च हुआ है, और इसमें रेलवेज कंपनीज है। तो देखो आप कब लॉन्च हुआ है, 2025 में ही, ये अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ है। फंड मैनेजर का नेम आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। कंपैरिजन नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा टाइम इसको हुआ ही नहीं, तो कंपैरिजन कैसे इन्वेस्टर करेगा। साथ में कौन कौन सी कंपनीज हैं, रेलवे कंपनीज हैं यहाँ पे, IRCTC है, IRFC है, RVNL है, और इसमें हम कॉनकॉर भी है, और NTPC, मतलब थोड़ी बहुत डिफरेंट कंपनीज भी इसमें ऐड ऑन की है। राइट्स है, रेलटेल है, इरकॉन है, ये सभी कंपनीज हैं। ठीक है, तो ये भी ETF है। इसमें होगा क्या, अगर रेलवे कंपनीज के स्टॉक चलते हैं तो ये ETF भी चलेगा, रेलवे कंपनीज के स्टॉक गिरते हैं तो ये ETF भी गिरेगा। इटर्नल, इसको हम बोल सकते हैं जोमेटो, इसके स्टॉक ने आज अच्छा किया, 4.53% के साथ में जंप है। अब देखो इसमें वैल्यूशन कितनी हो चुकी है, 442 की हो चुकी है। 442 पे महंगा है या सस्ता है?
अपने कंपटीशन जो कि स्विगी है उससे तो सस्ता ही है, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन ही नहीं है, वो कंपनी लॉसेस में है, ये कम से कम प्रॉफिट तो कमा के दे रही है। तो 442 का पी है, स्विगी से सस्ता स्टॉक है इतनी वैल्यूएशन होने के बावजूद भी। अब आपको पता है स्विगी को अच्छी रेटिंग दी थी, स्टॉक को चलना चाहिए, तो ऑब्वियसली स्विगी को अच्छी रेटिंग मिलेगी तो जोमेटो को भी अच्छी रेटिंग मिलनी चाहिए। तो स्टॉक के चलने के पीछे का रीज़न है कि मॉर्गन स्टेनली ने इसको अपग्रेड किया है 320 रुपीज़ के टारगेट के लिए। नेक्स्ट कंपनी इन्फोएज, अगर जोमेटो चलेगा तो इन्फोएज को भी चलना चाहिए। इन्फोएज भी चला 4% के साथ में, क्योंकि जोमेटो की होल्डिंग्स इसके पास में, तो ये स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म आज के दिन कर चुका है। इसके पैटर्न को देखते हैं। पैटर्न आपको पता ही है कि जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट करता है और वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो पैटर्न इसमें काफ़ी वो बुलिश हम मान सकते हैं। तो ये कंपनी भी अच्छा कर रही है। आरआर केबल, इसने भी काफ़ी अच्छा किया, 3% के साथ में तेजी है और वैल्यूएशन इसकी 51 के आसपास पहुंच चुकी है। रीज़न आपको पता ही है कि कंपनी के Q4 के रिजल्ट बहुत अच्छे थे, एक्सपेक्टेशंस इसने बीट की थी और एक्सपेक्टेशंस बीट करने की वजह से स्टॉक ने 18% के साथ में एक दिन में तेजी दिखाई थी। उस दिन से अभी तक की तेजी को देखें या बॉटम से अभी तक की तेजी को देखें तो 62% की तेजी बन चुकी है। तो जो भी इन्वेस्टर फंडामेंटल्स को फॉलो करते हैं कि रिजल्ट कैसे है, रिवाइवल कंपनी में हो रहा है, टेक्निकल को देखते हैं, डेफिनेटली वहाँ पे चांसेस काफ़ी हैवी हो जाते हैं प्रॉफिट के। ट्रेंड ने भी काफ़ी अच्छा किया, 3% के साथ में जंप इसमें आज देखा जा चुका है, 130 का पी रेशियो है। देखो सीखने की बात यह है, आपसे भी क्वेश्चन करना चाहूँगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 130 का पी रेशियो है। तो पहली चीज़ तो 130 का पी अगर मेंटेन करना है तो नंबर्स अच्छे देने पड़ेंगे, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ अच्छी आनी चाहिए। सेकंड, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे हो चुका है, तो इसको मल्टीपल करने में भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। तो होता क्या है, ऐसी जो ग्रोथ आई है, ये जो ग्रोथ हमने देखी है ये वाली, क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूँगा कि क्या ऐसी ग्रोथ की वापस से यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस की जा सकती है क्या? अगर स्टॉक 10 टाइम्स भी हो गया, ये तो 10 टाइम्स से भी ज़्यादा यहाँ पे हुआ था, चलो 10 टाइम्स मान के चलते हैं अपन यहाँ पे, तो 10 गुना हो गया, तो आने वाले 5 साल में क्या कंपनी का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ का हो सकता है या फिर नहीं? रिलायंस या उससे ज़्यादा, टीसीएस उससे ज़्यादा हो सकता है या नहीं? कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो इन्वेस्टर ये सोच के ही इन्वेस्टिंग करता है कि कितनी कैपेसिटी हो सकती है रिटर्न्स की, कितनी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे करनी चाहिए। अगर जैसे मेरे हिसाब से अगर आप पूछोगे तो ऐसी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए इस तरह की वैल्यूएशंस पे, लेकिन हाँ डिसेंटली ग्रोथ मिल जाती है अगर कंपनी का मुनाफा बढ़ता है तो, और उसके लिए इन्वेस्टर्स ट्रैक करते हैं Q4 के रिजल्ट, अगर ट्रैक किए गए या बाकी जो क्वार्टर है उसके रिजल्ट्स को देखते हैं, अपडेट्स देखते हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री सुनते हैं और टेक्निकल्स को भी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल्स को भी अगर हम देखें सिखाने के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो ये पॉइंट था रेसिस्टेंस का, ये पॉइंट था सपोर्ट का और ये पॉइंट था रेसिस्टेंस का। ठीक है, तो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस के ये 6000 के काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बने हुए हैं। तो 6000 इसका एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस, अगर ये क्रॉस करता है तो फिर इसको बोलेंगे रिवर्सल। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा देख के चलना है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल का वीडियो आप देख लेना, यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी कंपनीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी सीखने के हिसाब से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।